वेलकम टू चैनल स्टडी सेल। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर क्या है, सॉल्यूशन है। उसके अंदर दो टॉपिक्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन यूनिट का, 12th क्लास का। वो कौन सा होगा हमारे पास, हेनरी लॉ। और सेकंड जो डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में बहुत बार भर के पूछा जाता है, उसके बारे में आप सब जानते हैं। वो कौन सा है हमारे पास, राउट लॉ। इन दोनों को आज डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं हम हेनरी लॉ। उसको कंप्लीट समझेंगे आराम से कि क्या होता है, पेपर में कैसे पूछा जाता है, उसको अच्छे से वैसे ही हम यहाँ क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। क्या है हेनरी लॉ, उसको सीखेंगे। सबसे पहले क्या है हमारे पास आज डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या है, हेनरी लॉ। क्या है हेनरी लॉ के अंदर देखेंगे, दिस लॉ स्टेट्स दैट द मास, यानी कि जो मास होता है, मास ऑफ अ गैस, जो भी गैस आप ले रहे हैं, डिजोल्व, किस में डिजोल्व की गई है, सॉल्वेंट में, डिजोल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगी वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखेंगे, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर is directly proportional to the pressure of a gas in equilibrium। इक्विलिब्रियम क्या होती है, आपकी एक कंडीशन रहती है जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन, अगर आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करें तो सिर्फ यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो मास है हमारे पास, m क्या है, मास ऑफ अ गैस। ठीक है, जो घोली गई है किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के, यानी कि क्या हमारे पास, प्रेशर ऑफ अ गैस। ठीक है, जैसे ही यहाँ से क्या करते हैं हम, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसका नाम क्या होता है, के। ठीक है, के को क्या बोलते हैं हम यहाँ पर, के क्या है हमारे पास यहाँ पर, हेनरी कांस्टेंट। क्या है हमारे पास यहाँ, हेनरीज कांस्टेंट। जो ये के होता है हमारे पास, हेनरी कांस्टेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द गैस की, गैस किस तरह की नेचर को रखने वाली है। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। बहुत बार पूछा जाता है कि जो वैल्यू ऑफ के होती है वो किस से इन्फ्लुएंस करती है, या नेचर ऑफ सॉल्वेंट की बात कर सकते हैं। और किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। जो हमारा हेनरी कांस्टेंट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड यहाँ करता है। ठीक है, वहीं पर अगर हम क्या करते हैं, ग्राफ से समझें किसको, हेनरी लॉ को, तो हम ये पाते हैं कि जो ग्राफ हमें यहाँ देखने को मिलता है वो कैसा मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलता है। किसके बीच, मास और हमारे पास क्या है, प्रेशर है।
यानी कि जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा, मास बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर भी वहाँ आपको देखने को मिलेगा राइज अप। या इनडायरेक्ट में बोल सकते हैं, जितना जितना हमारे पास क्या होता है, प्रेशर बढ़ाते रहते हैं किसी गैस के ऊपर, तो जो उसके अंदर मास रहता है किसी भी गैस का, वो क्या होता है, हमारे उसके अंदर डिजोल्व होना ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है। इसी हेनरी लॉ को हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सोल्युबिलिटी। तो पेपर में आप चाहें तो इससे पहले वाली डेफिनेशन या फिर ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या होगी, जो नेक्स्ट हेनरी लॉ की डेफिनेशन हमारे पास वो क्या है, हेनरी लॉ states that the solubility of a gas, यानी कि किसी भी गैस की क्या होगी, जो सोल्यूबिलिटी होगी, सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या होगी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्रेशर के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the pressure of a gas। और अगर इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो कैसे लिखेंगे, जो हमारे पास यहाँ सोल्युबिलिटी है उसको हम डिनोट किससे करेंगे, एस से, और प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एस जैसे प्रोपोर्शनलिटी यहाँ आएगा हमारे पास एक कांस्टेंट ए, फिर ये हमारे पास क्या रहेगा पी, और यहाँ पर भी जो ग्राफ रहता है हमारे पास क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही देखने को मिलता है किसके बीच, सोल्युबिलिटी और प्रेशर के बीच। आप चाहें तो पेपर में ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं, या इससे पहले वाली डेफिनेशन की थी वो वाली भी आप लिख सकते हैं। एक डेफिनेशन और है जो हम क्या करते हैं, काफ़ी बार हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहती है, वो किसके टर्म में है, मोल फ्रैक्शन के टर्म में है। तो एक बार फिर से हमारे पास थर्ड डेफिनेशन है हेनरी लॉ की, वो क्या रहेगी, the partial pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction of a gas in the solution। ये वाली डेफिनेशन भी आपने कई बार देखी होगी या पढ़ते हैं। इसको डिनोट करेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक्स से हमारे पास क्या रहता है, मोल फ्रैक्शन रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पार्शियल प्रेशर के, पी जैसे यहाँ से कांस्टेंट हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है, हमने अभी डिस्कस किया के डैश है, लेकिन जैसे ये हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पी हमारे पास होगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ हमारे पास 1 के डैश, और यहाँ जब हम लिखते हैं तो क्या होगा, हमारे पास के एच आएगा इनटू मोल फ्रैक्शन इनटू पी। ठीक है, ये तो हमारे पास लिखने के लिए रहता, हम चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, डायरेक्ट पार्शियल प्रेशर, जैसे कि डेफिनेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और जैसे यहाँ से पी से हटाते तो डायरेक्ट हमें क्या मिलता है, यहाँ पर के एच ही मिलता, जो हमारे पास क्या था, हेनरी कांस्टेंट था। तो यहाँ मैंने ऐसे लिखा था, इसको एक्सप्लेन मैंने इस तरीके से कर दिया 1/kh की फॉर्म में। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि ये यहाँ पर जो P है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पार्शियल वेपर प्रेशर या पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हैं, क्योंकि गैसेज हैं तो हम वेपर प्रेशर की फॉर्म में बात करते हैं। ये हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, और के एच मैं आपको बता ही चुका, के एच क्या है यहाँ पर, हेनरी कांस्टेंट। यहाँ पर भी अगर हम ग्राफ की फॉर्म की बात करें तो जो ग्राफ होता है आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर हमारे पास क्या रहती है, मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर हमारे पास क्या रहता है, पार्शियल वेपर प्रेशर, और आपको कैसे मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ देखने को मिलता है। कई बार पेपर में पूछा जाता है कि जो प्लॉट होता है हमारे पास पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, तो वो कैसा रहता है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन रहता है। कैसा रहता है, स्ट्रेट लाइन रहता है।
और एक क्वेश्चन यहाँ से राइज अप होता है हमारे पास कि जो हमें हेनरी कांस्टेंट मिला है, हेनरीज कांस्टेंट, उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, उसकी हेल्प से क्या क्या क्वेश्चन हम यहाँ आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही रहता है कि जो हेनरी कांस्टेंट के एच है हमारे पास, डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, हमने अभी पहले भी डिस्कस किया, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ अ गैस, कि किस तरह की गैसेस हमने वहाँ ली है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, अगर हमें क्या मिलता है, जो के एच की वैल्यू ज़्यादा देखने को मिलती है, किसी भी अगर आपको क्वेश्चन दे और उसमें दो वैल्यू दे, एक में के एच की वैल्यू ज़्यादा है और एक में क्या है, के एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, कम है, तो आप इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं जहाँ पर के एच की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पर जो सोल्यूबिलिटी होगी, सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस, वो आपको क्या क्या देखने को मिलेगी, कम देखने को मिलेगी। और जहाँ पर के एच की वैल्यू कम होगी वहाँ जो सोल्यूबिलिटी रहेगी गैस की वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। यानी कि हम कह सकते हैं जो के एच का रिलेशन है सोल्यूबिलिटी के साथ कैसा है, इन्वर्सली रिलेशन है, सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस। और आपने एक बात और देखी होगी, जो थर्ड क्वेश्चन यहाँ से आसानी से बहुत बढ़िया निकलता है, कई बार पेपर में मिला भी होगा आपको, टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखने को मिलता है कि जितना आपके पास क्या रहता है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो आप देखते हैं कि वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो क्या रहती है आपकी, आपको इन्फ्लुएंस देखने को मिलती है क्या, कम। एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ आपको कम देखने को मिलती है। और जहाँ टेम्परेचर आपका क्या रहता है, कम रहता है, वहाँ आप एक्वेटिक लाइफ को क्या देखते हैं, ज़्यादा देखते हैं। यानी कि इससे क्या अजम्पशन लगा सकते हैं कि जो एक्वेटिक लाइफ होती है हमारी, एक्वेटिक लाइफ, फिश वगैरह हो गई, कोई भी मेराइन है हमारे पास, एक्वेटिक लाइफ इज़ मोर कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। यानी कि जहाँ पर क्या होगा, हमारे पास टेम्परेचर कम होगा वहाँ एक्वेटिक लाइफ ज़्यादा होगी, वहाँ जो सोल्यूबिलिटी होगी गैसेस की, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस वहाँ क्या होगी, ज़्यादा देखने को मिलेगी। यानी कि वहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं जो हमारे पास के एच है यानी कि हेनरी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आपको कम दे दिखने को मिलेगी। तो इस तरीके से ये जो हेनरी कांस्टेंट है हमें इतनी सारी जानकारी यहाँ पर देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर में पूछा जाता है हमारे पास लिमिटेशंस पूछी जाती हैं, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। जो हमारे पास हेनरी लॉ रहता है उसकी कुछ लिमिटेशंस है हमारे पास, लिमिटेशंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन हमारे पास यही है कि जो हेनरी लॉ है वो कहाँ वैलिड करता है, वैलिड कहाँ करेगा, जहाँ हमारे पास क्या होगा, प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा, प्रेशर इज लो। हाई प्रेशर पे डेविएशंस आ जाएंगी, ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है, जो टेम्परेचर हो सकता है, जो टेम्परेचर तो ज़्यादा कम नहीं रहना चाहिए, टेम्परेचर इज नॉट टू लो, ज़्यादा टेम्परेचर कम नहीं रहना चाहिए। यानी कि अप्रिशिएबल टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई होना चाहिए। जो गैसेस होती हैं, द गैस इज नॉट हाईली सोल्यूबल, ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, जो गैसेस हम लेते हैं, गैसेस शुड नॉट बी रिएक्टिव, शुड नॉट बी रिएक्टिव, किसके साथ, रिएक्टिव टू द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन
नहीं करनी चाहिए। और फिफ्थ मेन पॉइंट जो हम मान के चलते हैं, ना ही जो गैस हमने ली है उसके अंदर किसी तरह का एसोसिएशन होना चाहिए, ना ही वो जुड़नी चाहिए पार्टिकल्स के साथ आपस में, ना ही वो टूटनी चाहिए, डिसोसिएशन। इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए इसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर जो भी गैसेस हम लेते हैं, तो ये प्रोसेस यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन शुड नॉट बी ऑकर, है ना। प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन must not be occur, must not be happen या occurs with a gas in a solvent। तो ये हमारे पास क्या रहती हैं, कुछ लिमिटेशंस है। प्रेशर कम, टेम्परेचर हाई, प्रेशर जो गैस रहती है हमारी वो क्या रहती है, ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होनी चाहिए, रिएक्टिव नहीं होनी चाहिए, और एसोसिएशन और डिसोसिएशन प्रोसेस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी कई बार पूछा जाता है, क्या इसका एप्लीकेशन पार्ट और पूछा जाता है कि क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की क्या क्या एप्लीकेशंस रहती हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो क्या हमारे पास, हम क्या देखते हैं, जो हमारे पास सोडा बॉटल्स होती हैं, बेवरेजेस होती है, उसके अंदर देखने को मिलती है, इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि जो भी आपके पास क्या रहती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स रहती हैं, ठीक है, या आपके पास क्या है, सोडा वाटर है, या आपके पास क्या है, बियर की बात करते हैं, या शैम्पेन की बात करते हैं, ठीक है, इन सब के अंदर क्या देखते हैं कि जो हमारे पास क्या रहती है, CO2 गैस रहती है, ठीक है, उसकी सोल्युबिलिटी बहुत हाई रहती है, सोल्युबिलिटी हाई। और सोल्युबिलिटी हाई कैसे होगी, जब हम क्या करते हैं, इस गैस को क्या करेंगे, सील करेंगे, किस पे, एट हाई प्रेशर। इसीलिए आप क्या देखते हैं, जैसे ही आप क्या करते हैं, बोतल्स को ओपन करते हैं, ठीक है, आपके पास ये बोतल है, इस तरीके से आप इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं। ओपन करते ही आप क्या देखते हैं कि जो गैस होती है तुरंत एकदम से बाहर निकलती, लिक्विड आपका बाहर निकलने की कोशिश करता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या है, हाई है, और बाहर क्या है, प्रेशर क्या है हमारे पास, कम है, इसीलिए बाहर निकलने की कोशिश करती तुरंत गैसेस, और आपको क्या दिखता है, जो लिक्विड होता है वो भी उसके साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एकदम से जो CO2 बबल आउट करती है, एफरवेसेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CO2 एफरवेसेंस। ठीक है, तो ये क्या हमारी एप्लीकेशन है हेनरी लॉ की। सेकंड एप्लीकेशन की बात करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, हायर एल्टीट्यूड्स में देखने को मिलता है, क्या, हाई एल्टीट्यूड्स। आप क्या देखते हैं कि जो हमारे पास हायर एल्टीट्यूड्स होते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स, वहाँ पर क्या रहता है हमारे पास, प्रेशर जिसकी हम बात करते हैं, पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं, वो क्या रहता है, कम रहता है। तो जो सोल्युबिलिटी होगी हमारे पास गैसेस की, सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैसेस, वो भी क्या रहेगी, कम रहेगी। इसीलिए क्या होगा, जो ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन कम मिलेगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी वहाँ पर, और ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी, और जिससे क्या होगा, वहाँ पर जो हमारे क्या होते हैं, ओल्ड पर्सन्स होते हैं, ओल्ड पर्सन्स, वो क्या हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, अनकॉन्शियस।
या फिर एक सिचुएशन बनती है अनेबल टू थिंक, अनेबल टू थिंक, और उसी को क्या बोलते हैं हम, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, अनोक्सिया, उसको क्या बोलते हैं, एनोक्सिया। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड एप्लीकेशन है, वो क्या है, स्कूबा डाइविंग में, स्कूबा डाइविंग। ठीक है। स्कूबा डाइविंग को ऐसे आसान से समझ सकते हैं कि हमारे पास जो क्या है, जो भी हमारे पास सी है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो ऊपर सरफेस रहता है, यहाँ जो प्रेशर रहता है, प्रेशर लो रहता है, और अगर नीचे बात करें, बिल्कुल नीचे, तो यहाँ क्या हमारे पास प्रेशर क्या रहता है, हाई रहता है। तो हाई प्रेशर पे जो गैसेस होंगी हाईली सोल्यूबल होंगी, हाईली सोल्यूबल। ठीक है। तो इस तरीके से अगर जब गोताखोर हमारा क्या होता है, नीचे जाता है, डाइविंग लगाता है यहाँ, ठीक है, तो यहाँ इसके जो ब्लड में होता है वो क्या होंगी, डिफरेंट गैसेस क्या हो जाएंगी, घुल जाएंगी, और जैसे ये वापस क्या होगा, सरफेस पे आएगा, तो जो भी गैसेस होंगी वो क्या होंगी, उसकी ब्लड से बाहर निकलेंगी, तो क्या होगा, पेनफुल सिचुएशन होगी, क्या होगी, एक पेनफुल सिचुएशन। उस पेनफुल सिचुएशन को हमने नाम दिया है क्या, बैंड्स। क्या नाम दिया है उसको, बैंड्स नाम दिया है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, इसीलिए क्या करते हैं, जो हमारे पास ये जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स, ये अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसको मिक्स किया जाता है, मिक्स किया जाता है किसके साथ, हीलियम गैस के साथ, जिससे उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। डिफरेंट गैसेस के लिए सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाए फॉर डिफरेंट गैसेस, फॉर डिफरेंट गैसेस। तो जिससे क्या हुआ, इस तरह की सिचुएशन अब आएगी ही नहीं, क्योंकि ये गैसेस इसके अंदर सोल्यूबल होंगी नहीं नीचे जाने पर, और सोल्यूबल नहीं होंगे तो बाहर जैसे वो सरफेस पे आएगा तब ये सिचुएशन भी हमारी वहाँ बनेगी नहीं। तो इस तरीके से हम यहाँ हेनरी लॉ को यहाँ एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, आप सबको पता है पेपर में बार बार पूछा जाता है, भर भर के पूछा जाता है, वो कौन सा, हमारा राउल्ट्स लॉ। उसको डिस्कस करते हैं। राउल्ट लॉ क्या है, राउल्ट्स लॉ, देखिए इसके अंदर क्या बोला जाता है, एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हमारे पास दिया हुआ है, कौन सा टेम्परेचर है, जो भी है वो फिक्स्ड है, फॉर अ सॉल्यूशन, फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, सॉल्यूशन क्या कर रहा है, उसके अंदर जो भी हमारे पास चीज़ रहती है वो या तो सोल्यूट होगी या तो क्या होगी, सोलवेंट होगी, कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड्स, वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है। तो जो पार्शियल प्रेशर होगा, द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, जो भी क्या होगा हमारे पास पार्शियल प्रेशर रहने वाला, हर एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, जो भी उसके अंदर प्रेजेंट है, सॉल्यूशन के अंदर जो भी लिक्विड्स हमने लिए हैं, वो क्या रहता है, कंपोनेंट इन सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर, क्या होगा, प्रोडक्ट होगा किसका, वेपर प्रेशर का, किस स्टेट में, प्योर कंपोनेंट की स्टेट में, एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन,
लिखते वक्त हमने बहुत बड़ा लिखा है, लेकिन अगर समझेंगे तो बहुत आसानी से समझेंगे। कैसे? लेट सपोज हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है यहाँ पर, देखिए, ठीक है, इसके अंदर सॉल्यूशन भर रखा है। बिल्कुल आराम से समझेंगे ताकि ये जो डेफिनेशन है आप आसानी से समझ पाएँ। इसके अंदर एक तो कंपोनेंट है ए, ठीक है, और एक कंपोनेंट है इसके अंदर बी। खास बात ये है कि जो दोनों का नेचर है वो कैसा है? वोलेटाइल है, ठीक है। ए भी वोलेटाइल है और बी भी वोलेटाइल है। वोलेटाइल से मतलब होता है हमारे पास कि ऐसी चीज़ें जो हमारी किस में चली जाएं, गैसीय स्टेट में चली जाएं। लिक्विड स्टेट से जो होती हैं जो किस में चली जाती हैं, गैसीय स्टेट में चली जाती है। तभी क्या करेंगे, वो क्रिएट करेंगे ना प्रेशर, तभी प्रेशर क्या होगा, क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात हमें समझ में आती है। तो ये पाया इसने कि जो पार्शियल प्रेशर होगा हमारे पास, पार्शियल प्रेशर को डिपेंड करते हैं इस तरीके से, पी ए से डिनोट किया मैंने, ए की बात कर रहे हैं। तो उसने बताया वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करने में मल्टीप्लाई करनी है किसके साथ, हमारे पास वेपर प्रेशर है उसी के कंपोनेंट का ए का। और प्योर स्टेट को दिखाता हूँ ऐसे में ज़ीरो ऊपर बना के। और प्रोडक्ट करनी है तो किसके साथ करनी है, मोल फ्रैक्शन के साथ। किसकी मोल फ्रैक्शन, उसी के कंपोनेंट की ए की। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मुझे क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है किसका, बी का, तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्योर स्टेट में क्या रहेगा मेरे पास, वेपर प्रेशर रहेगा किसका, बी का प्योर स्टेट में, और मोल फ्रैक्शन किसकी रहेगी, बी की रहेगी। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये तो क्या बोला इसने, रोल्स के नियम में बोला कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके इक्वल होगा, वो प्रोडक्ट के इक्वल होगा, किसके, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको आगे समझते हैं। हमारे पास एक साइंटिस्ट था, कौन, डाल्टन। कौन था, डाल्टन। तो डाल्टन ने क्या दिया था, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। 11th क्लास में आप सभी ने पढ़ा है। उसने क्या बोला था, अगर हमारे पास क्या है, जो भी वोलेटाइल हमारे पास क्या है, लिक्विड्स हैं, वो आपस में रिएक्ट नहीं करते, तो उनका जो पार्शियल प्रेशर होगा तो क्या कर सकते हैं, हर एक का हम सम कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो अगर मुझे पी टोटल निकालना है, टोटल पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी के, राइट। और इससे पहले हम समझ चुके हैं क्या, जो पी ए था मेरा किसके बराबर आया था, पी नोट ए एक्स ए, है ना, और पी बी किसके बराबर आया था, पी नोट बी एक्स बी के। तो इन दोनों की वैल्यू मैं ऊपर यहाँ इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दूँ, पुट वैल्यूज ऑफ पी ए एंड पी बी इन फर्स्ट। ठीक है, तो पुट करते हैं, पी टोटल मेरा किसके बराबर आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये हमारे पास क्या है, टोटल पार्शियल प्रेशर है। इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल से पूछा जाता है। उसके बाद हमें अच्छे से पता है कि जो सम होता है मोल फ्रैक्शन का, वो किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्स ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक्स ए की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 1 माइनस एक्स बी, पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या होगा, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नोट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी। इसको सोल्व करते हैं आगे, तब क्या होगा, मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा, पी नोट ए यहाँ माइनस पी नोट ए एक्स बी, और यहाँ पी नोट बी एक्स बी। तो चाहे हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नोट ए प्लस, मैं पहले पी बी को लिख लेता हूँ, पी नोट बी फिर एक्स ए को, मतलब इस तरीके से पी नोट ए और फिर यहाँ एक्स बी।
इस तरीके से एक एक्सप्रेशन और मुझे यहाँ देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से हम चाहें तो यहाँ एक्स बी की वैल्यू भी निकाल सकते थे। वो क्या हो सकती थी, 1 माइनस एक्स ए हो सकती थी, और एक एक्सप्रेशन और मुझे यहाँ देखने को मिल जाता। वो एक्सप्रेशन आप सोल्व करके बताएंगे। जब आप एक्स बी की वैल्यू क्या लेंगे, 1 माइनस एक्स ए, तो यहाँ पी टोटल का जो एक्सप्रेशन आएगा वो आप मुझे यहाँ बताएंगे। अब क्या करते हैं, ग्राफ की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं। यहाँ क्या है मेरे पास, जो मोल फ्रैक्शन है एक्स ए की 1 है, तो एक्स बी की कितनी हो जाएगी, आपको अच्छे से पता है 0 हो जाएगी। और अगर यहाँ एक्स ए की जो मोल फ्रैक्शन 0 है, तो यहाँ एक्स बी की मोल फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि यहाँ इस तरीके से एक्स बी इंक्रीज कर रही है, और यहाँ इस तरीके से क्या होगा हमारे पास, एक्स बी यहाँ इंक्रीज करेगी और वहाँ एक्स ए इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ फाइंड आउट करते हैं। जो रिलेशन देखने को मिलता है हमें यहाँ इस तरीके से, ये यहाँ क्या है हमारे पास, जो पार्शियल प्रेशर है किसके लिए, यहाँ मिलता है पी नोट बी के लिए प्योर स्टेट में, और यहाँ किसके लिए मिलेगा मुझे, पी नोट ए के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 है तो प्योर स्टेट में होगा ये ऑब्वियसली, यहाँ बी का कोई रोल नहीं है। यहाँ किसका रोल होगा, बी का रोल होगा, एक्स ए का कोई रोल नहीं है। तो ये प्योर स्टेट में आपको मिल जाता है। और इनको क्या करते हैं, सम करते हैं, ये निकाला। तो ये क्या है, मुझे मिलेगा यहाँ पर टोटल वेपर प्रेशर, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो किसके इक्वल था, अभी निकाला आपने, पी टी किसके इक्वल था, पी ए प्लस पी बी के। और अगर यहाँ आपको निकालना है तो क्या होगा, पी ए होगा तो किसके बराबर, ये पी नोट ए एक्स ए के। और अगर इसके लिए लिखना है तो ये क्या होगा, पी बी इक्वल होगा पी नोट बी एक्स बी के इक्वल होगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पेपर में ज़्यादातर रोल्ड लाइट नहीं पूछा जाता है। उसके बाद जो इसका क्या रहता है, एप्लीकेशन पार्ट रहता है। वो एप्लीकेशन पार्ट में क्या रहता है कि अगर आपके पास नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तब हमारे पास क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को जो हम डिस्कस करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, तो वहाँ उसका यूज़ आ ही जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो उसको हम वहीं पर पढ़ेंगे जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड टॉपिक। वो भी हमारे पास इम्पोर्टेंट रहता है। कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, आप सबको पता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहती है, पेपर में आज तक ये भी पूछ लेते हैं कई, और बहुत आसान क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं, कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। एमसीक्यू में भी आ जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और कौन सी रहती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और लास्ट इम्पोर्टेंट क्या रहती है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हमने क्या किया है, 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, ऐसे ही आप क्या करेंगे, हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हमारी बोर्ड क्लासेस के लिए, उनको डिस्कस करते रहेंगे 1 बाय 1। जैसे आज डिस्कस किया हमारा राउल्ट लॉ और हेनरी लॉ। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या रहेंगे, टॉपिक्स रहेंगे, और उनको हम डिस्कस करेंगे। होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे और आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट यहाँ देखने को मिले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।